अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई आको बाको। भूतनी। कुछ आत्माएं इतनी शापित होती हैं कि उनको भूत बनने के लिए मरने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदा आदमी भूत से परेशान होता है, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि भूत किसी जिंदा आदमी से परेशान होता हो। पुराने लखनऊ की एक भूतिया हवेली में भूत नहीं रहते थे। हर शहर में भूतिया हवेली होती है। हवेली ना भी हो तो कोई घर, कोई खंडहर, कुछ तो होता ही है। वहाँ जो लोग रहते थे उनको आसपास वाले भूत मानने लगे थे। वहाँ रहने वालों के चेहरे इतने गंदे और घिनौने थे कि आखिरी बार उनको एक विदेशी पत्रकार ने अपने डीएसएलआर के लेंस से देखा था। ये वो लोग थे जिनके पास शीशे नहीं थे, लेकिन चेहरे थे। रहने को घर नहीं था, लेकिन हवेली थी। इस हवेली में दिन भर में बहुत तरह के लोग आया करते। कभी कुछ भटके हुए प्रेमी जिनके पास प्रेम करने की कोई जगह नहीं होती। यहाँ की दीवार और जमीन पर वो प्यार लिख कर जाते, कभी कभी बहाकर भी। कभी कोई पुलिस वाला आता जो इस हवेली की आड़ में पैसे लिया करता, या नए लखनऊ में रहने वाली कोई पुरानी वेश्या आती। कभी कभार यहाँ कुछ उस उम्र के बच्चे भी आते जिनको लगने लगा था कि वो अब बच्चे नहीं रहे। वो भीख मांगने वाली किसी अधेड़ उम्र की औरत को पैसे देकर मर्द बनते। मर्द बनने से ठीक पहले वो उस औरत का नाम पूछते और वादा करते कि फलानी बाई, तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। मर्द बनते ही वो उसका नाम भूल जाते। इस शहर में मर्द बनना इतना सस्ता था, लेकिन इसी शहर में मर्दाना कमजोरी का विज्ञापन शहर से सटी हर दीवार पर सस्ते पेंट से लिखा हुआ दिखता। पूरा शहर मिलकर भी भिखारी को जगह नहीं दे पाता। पूरे शहर की लाइटें मिलकर उसको रोशनी नहीं दे पाती। हवेली के अंदर वालों के लिए बाहर वाले भूत थे जो अपना चेहरा रंग कर बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो रोज इस शहर के हर चौराहे पर थूकते, इतना थूकते कि आसमान उसमें पानी मिलाकर पूरे शहर में बिखरा देता। वो बरसात में इस शहर पर ऐसे हंसते जैसे भूत नहीं, उस दुनिया का भगवान हो जो लीला करके खुश होता है। पिछले जाड़े में लखन काका के मरने के बाद कुल जमा यहाँ 3 लोग बचे थे। लखन काका इस हवेली में सबसे पुराने थे। जब वो आए थे तब हवेली खंडहर नहीं हुई थी। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि ये हवेली उन्हीं की थी। लड़के ने घर से निकाला तो अपनी पुश्तैनी मकान में आकर रहने लगे। हवेली बड़ी थी, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था। अब नाक ऊंची थी, मांगने भी किससे जाते। बस एक बार घर पर एक 40 साल की सलमा बीबी भीख मांगने आई तो काका ने उनको अपने यहाँ काम पर रख लिया। जब कोई और चारा नहीं बचा था तो हवेली का सामान एक एक करके बेचने लगे। सलमा के पति ने दूसरी शादी के बाद उनको घर से निकाल दिया था। उसके पति को वो दुनिया की सबसे बदसूरत औरत लगती। लखन काका को उस बदसूरत औरत में एक खूबसूरत बुढ़िया दिखती। ऐसा नहीं था कि सलमा बीबी लौटकर अपने बाप के घर नहीं गई, पर 2 दिन में ही उनको समझ आ गया कि वहां रुकना बेकार था। सलमा बीबी ने बाहर 1-2 जगह झाड़ू पोछे का काम पकड़ लिया और लखन काका का ख्याल रखने लगी। अब तक इस हवेली में इंसान रहते थे, पैसे कम हो रहे थे। लखन काका अगर हवेली बेच देते तो अच्छे खासे पैसे आ जाते और बाकी उम्र को सही से काट सकते थे। लेकिन वो कहते हैं कि इस घर में इतनी यादें हैं, उनको कैसे बेच दें भला। सलमा बीबी जहाँ काम करने के लिए जाती, वो लोग अच्छे थे। अपना जूठा बचा हुआ खाना सलमा बीबी को दे देते। खाना देने वाली मेम साहब कभी समझ नहीं पाती कि सलमा बीबी खाना कभी खाती क्यों नहीं। हमेशा एक पॉलीथीन में भरकर ले जाती।
पूछने पर हर बार बहाना बना देती, अभी मन नहीं कर रहा मेम साहब। घर जाकर लखन काका के सामने भी बहाना बना देती, आप खाए लो, हम तो मेम साहब के यहाँ खाए के आइन हैं। सलमा बीबी को हवेली में अच्छा लगता। उनका पूरा खानदान मिलकर जितनी जगह में रहता, उतनी जगह में सलमा बीबी अकेले रहती। एक बार उनकी मेम साहब ने उनको अपनी साड़ी दे दी, तो सलमा बीबी ने अलग से पैसे देकर उसको प्रेस करवाकर पहने हुए अपने आप को शीशे में देखा। वो अपने भीतर हवेली की मालकिन की शक्ल ढूंढने लगी। उस दिन उन्होंने लखन काका को बहुत प्यार किया। वो मेम साहब बन गई थी और लखन काका मेम साहब के पति। उस साड़ी को उन्होंने संभाल कर रख लिया। जब किसी के यहाँ कोई त्योहार या बर्थडे वगैरह होता, तो वही एक साड़ी को वो ऐसे पहनकर जाती जैसे वो शादी का जोड़ा हो। लखन काका की उम्र 70 पार हो चुकी थी। काका का चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। ऐसे ही एक दिन सुबह उन्हें एक सरकारी कागज मिला। उनके भाई और बेटे ने मिलकर उनसे हवेली खाली करने के लिए कई बार कहा था। लड़के को ये तो बर्दाश्त था कि बाप बिना पैसे के रहे, लेकिन उसको ये बर्दाश्त नहीं था कि घर में एक काम वाली बाई रहती है। कागज पढ़ते ही लखन काका ने तब तक गाली देना जारी रखा जब तक खांसते खांसते उनके मुंह से खून नहीं आ गया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोर्ट तक जा पाते। कोर्ट में केस लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। उन्होंने सलमा बीवी को अपने भाई के घर भेजा कि एक बार वह आकर आमने सामने बैठकर बात कर लें। भाई ने सलमा बीबी को देखते ही गाली देते हुए घर से निकाल दिया। लखन काका ने एक बार सलमा बीबी को अपने बेटे के घर भी भेजा। उसने भी सलमा बीबी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो अपने बाप से मिलने नहीं आया। 2 जगह से इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी सलमा बीबी ने कभी लखन काका को भला बुरा नहीं कहा, बल्कि हर बार वह समझाती रही कि कहीं फंस गए होंगे, कुछ काम आ गया होगा। बोला तो दोनों ने है कि जल्दी आएंगे। लखन काका को पता था कि सलमा बीबी उसे झूठ बोल रही है, लेकिन कुछ झूठ इसलिए बोले जाते हैं कि एक सच की इज्जत बची रहे। न भाई आया न बेटा। लेकिन कुछ दिन बाद कोर्ट का दूसरा कागज भी आ गया, जिस पर लिखे हुए का कुल इतना मतलब था कि अगर जल्द ही जवाब ना दिया गया तो हवेली खाली करनी पड़ेगी। तब लखन काका खुद रिक्शा लेकर अपने भाई के घर पहुंचे, लेकिन भाई ने पानी तक नहीं पूछा। घर में अब इतना सामान बचा नहीं था कि जिसको बेचा जा सके। उस दिन भाई के यहाँ से लौटते हुए लखन काका को पता चला कि उनके बेटे ने सलमा बीबी पर हाथ उठाया था। लौटने के बाद सलमा बीबी का हाथ पकड़कर वह बहुत देर तक रोते रहे। सलमा बीबी को रोना नहीं आता था, लेकिन लखन काका की आंखों से जिस रंग का पानी बह रहा था, वह पानी ही तो वो इतने सालों से ढूंढ रही थी। उस दिन सलमा बीबी को अपनी घटिया जिंदगी पर पहली बार मलाल हुआ कि लखन काका से वह कुछ साल पहले क्यों नहीं मिल पाई। जब पुलिस वाले घर खाली कराने आए तो उनकी गाड़ी के पीछे लखन काका का बेटा और उनका भाई दोनों खड़े थे। ऐसे खड़े थे कि वो दिख नहीं रहे थे, छुपे हुए थे। आसपास ठीक ठाक भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस वाला जैसे ही आगे बढ़कर लखन काका को घर से बाहर निकालने लगा, सलमा बीबी को कुछ और समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और उस पुलिस वाले पर लपकी। उस एक सेकंड में सलमा बीबी एक साधारण औरत से एक देवी हो चुकी थी। उनका ये रूप देखकर भाई और बेटा दोनों वहां से खिसक लिए। पुलिस वाले भी कुछ गालियां बुदबुदाते हुए मोहल्ले से निकल गए। जब भी पुलिस वाले आते, सलमा बीबी ऐसे ही अपना कोई ना कोई रूप दिखाकर उनको भगा देती। जब काम पर भी जाती तो उनको डर लगता कि इस बीच कोई आकर लखन काका को उस घर से निकाल न दे। इस घर को अपना मानने लगी थी। तो क्या हुआ कि किसी कागज पर सलमा बीबी के नाम ये घर नहीं लिखा हुआ था। लखन काका की आंखों का पानी उनकी वसीयत थी। धीमे धीमे ऐसे ही लड़ते लड़ाते करते कराते 2 साल बीत गए। लखन काका का चलना फिरना लगभग बंद हो गया। सलमा बीबी की ताकत भी अब पहले जैसी नहीं बची थी।
हवेली का दरवाज़ा तक बिक चुका था। रात में कभी आसपास के मजदूर वहां आकर अपना चूल्हा जला लेते, बिस्तर लगा लेते और खाना बनाने के साथ साथ वहीं सो जाया करते। भोला भटका भिखारी वहां आकर बैठ जाता तो ना लखन काका उसको भगाते, ना ही सलमा बीबी कुछ कहती। वह घर आसपास के सारे बेघरों का ठिकाना हो गया। यहाँ पर आकर जो भी रहता उसका कोई ना कोई घर तो था, लेकिन उनको किसी न किसी वजह से घर से निकाल दिया गया था। ऐसे लोग भी आकर वहां पर रहने लगे थे जो घर से भागे हुए थे। जो भी आता उससे जितना भी बन पड़ता वह लखन काका और सलमा बीवी को दे दिया करता। सुबह के वक्त ये पता नहीं होता कि शाम के वक्त का खाना कौन देगा। एक बार ऐसे ही कोई रिक्शा वाला रात में वहां पर नशा करने बैठा। उसने जहरीली शराब पी थी। रात गए वह मर गया। सारे लोगों ने मिलकर उस रिक्शा वाले को उसी हवेली में गड्ढा खोद कर दफना दिया। ये बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई थी और पूरे मोहल्ले वाले इस घर को और इसमें रहने वालों को वहां से भगाने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। किसी ने कहा कि यहाँ पर रात में वेश्याएं आती हैं। किसी ने बताया कि यहाँ पर किसी प्रेत का साया है। जो भी ये घर खरीदेगा उसके घर में लड़ाई हो जाएगी, बाप और बेटे अलग हो जाएंगे। जितने मुंह उतनी कहानियां। कोर्ट के आदेश पर एक बार इस घर पर बुलडोजर भी चला तो बाहर का अहाता अब सड़क में जाकर मिल गया। लेकिन इस घर में रहने वाले तमाम लोगों ने भी ठान लिया था कि वह इस घर को नहीं छोड़ेंगे। ये घर नहीं, उनकी कब्र था और कब्र छोड़कर कोई नहीं जाता। कोर्ट में फैसला हो चुका था कि अब यह घर लखन काका के भाई और उनके बेटे का है। पुलिस वाले को वो पैसा दे चुके थे। बिल्डर से उनकी बात हो चुकी थी। जैसे ही पास के थाने में नया पुलिस थानेदार आया, उसको लगा ये तो सोने की खान है। उसने भाई और बेटे से एडवांस में 1 लाख रुपए लिए। रात में थानेदार दारू पीकर आया और सलमा बीबी पर चढ़ गया। लखन काका वहीं सामने थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। सलमा बीबी के कपड़े जहां जहां फटे थे, उन्होंने कभी उसको सिलवाने की जहमत नहीं उठाई। वो फटे हुए कपड़े इस शहर का अखबार थे। वह अखबार जो रोज हमारे सामने पड़ता है और हम पन्ना पलट देते हैं। पुलिस वाला वहां अक्सर आने लगा। पुलिस के डर से जो रहने वाले लोग थे वहां से किसी और पुरानी हवेली की तलाश में निकल गए। अब हालात खराब होने लगे थे। सलमा बीबी ने सब कुछ झेलते हुए भी घर नहीं छोड़ा। ज्यादा से ज्यादा वह थोड़ी देर के लिए अपने मोहल्ले के बाहर भीख मांगने निकल जाती। एक पुरानी कहावत है कि भेष से भिक्षा मिलती है। उस थानेदार ने इस घर का बिजली पानी कटवा दिया था। सलमा बीबी को याद ही नहीं था कि वह आखिरी बार नहाई कब थी। उनके सपनों में गरम रोटियां आती थीं। रोटियां इतनी गर्म होती थीं कि जब लखन काका और सलमा बीबी उसको हाथ लगाते तो उनके हाथ जल जाते। लखन काका ने आखिरी सांस लेने से पहले सलमा बीबी से अगले जन्म में मिलने का वादा किया, इस उम्मीद में कि शायद स्वर्ग और नर्क के बीच कोई पतली गली हो। लखन काका को इसी हवेली में जलाया गया। बहुत मिन्नत करने पर आधा लीटर तेल मिला। उनकी लाश सही से जल भी नहीं पाई। लखन काका के मरने के बाद हवेली सूनी हो गई। सलमा बीबी जब हवेली के अंदर से बाहर देखती तो उनको लगता कि बाकी की पूरी दुनिया में भूत रहते हैं। वो बाहर निकलती तो उनको डर लगता। लखन काका के जाने के बाद पुलिस वाले ने उन्हें उठाकर जेल में डलवा दिया कि साली बीच शहर में धंधा करती है। सलमा ने जेल में जाकर भरपेट खाना खाया। भरपेट खाने की वजह से पेट में दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द मीठा था। जब पुलिस वाला उन पर केस बनाकर हवेली से अलग कर रहा था तो सलमा बीबी के शरीर का एक एक रोआं बद्दुआ दे रहा था। जेल से निकलने पर उनको पता चला कि उनके जेल में आने के 2 दिन बाद ही उस पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो गया था। जिस बिल्डर ने जमीन खरीदी थी उसने अभी कुछ ही पैसा दिया था कि उसको किसी ने गोली मार दी थी। इस हवेली की जमीन पर फिर से एक केस हो गया था। यानी लखन काका के भाई और बेटे ने बिल्डर के परिवार पर केस कर दिया था।
कुछ दिन बाद सलमा बीबी हवेली पर ऐसे लौटी जैसे थोड़े दिन के लिए कहीं घूमने गई हों। वो रोज सोने से पहले तब तक आसमान में गाली देती और थूकती रहती जब तक नींद नहीं आ जाती। लखन काका का बिस्तर वो वैसे ही लगाती जैसे वो रोज आकर वहां चुपचाप सो जाते हों। दिन भर वो इधर उधर भीख मांगती और 1 रुपए देने वाले को लाख रुपए की दुआएं देती, सुखी रहो। सुख 1 रुपए का सिक्का था, लेकिन दुनिया की जेब पहले से इतनी भरी हुई थी कि वो सिक्का जल्दबाजी में कहीं छूट गया था। कहानी ने हवेली पर किसी को कब्जा करने नहीं दिया। Subscribe, subscribe, subscribe.